हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके इकोनॉमिक्स के टॉपिक से लेकर है, जो आपकी इकोनॉमी है उससे रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों। आज का हमारा लेक्चर जो है वो जो कि क्लास 10 इकोनॉमी से लिया गया है और जो कि चैप्टर नंबर 2 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी सर इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, इकोनॉमी का मतलब ये होता है, देखिए एक्चुअली में इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग बातें होती हैं। इकोनॉमिक्स में आप क्या देखते हैं, अगर हम बात करें किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, तो इकोनॉमिक्स में आप किन चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि किस तरीके से मनी अर्निंग की जाती है, किस तरीके से उस अर्निंग किए हुए मनी को कैसे ग्रोथ किया जाता है, कैसे उसे सोसाइटी में अप्लाई किया जाता है, कैसे उस मनी से आप उस मनी के एप्लीकेशन से आप किस तरीके से और भी ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इकोनॉमिक के अंदर में पढ़ते हैं। और वहीं इकोनॉमी के अंदर में हम पढ़ते हैं जीडीपी के बारे में, वहीं इकोनॉमी के अंदर में हम पढ़ते हैं किस तरीके से आप उस मनी को मैनेजमेंट करोगे, किस तरीके से बैंक उसको सर्कुलेट करेगी, किस तरीके से उस अलग अलग जितने भी हमारे कंट्री में बैंक है उसको जो है उनकी एक ब्रांच है जिसको आप आरबीआई के नाम से जानते हो और आरबीआई उनको सर्कुलेट कर पाएगी। इसमें हम देखते हैं, इकोनॉमी में हम देखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। उसमें हम इकोनॉमी में हम देखते हैं किस तरीके से महंगाई बढ़ गई, किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ गया, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम इकोनॉमी के अंदर में पढ़ते हैं। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम यहाँ से देखेंगे इकोनॉमी के सेक्टर क्या क्या है। देखिए दोस्तों, इकोनॉमी के सेक्टर को यहाँ पे बेसिकली अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के फॉर्म पे। प्राइमरी सेक्टर में आप उन सभी फील्ड के बारे में देखते हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बताना भूल गया दोस्तों कि ये लेक्चर जो है ना केवल क्लास 10 के लिए है, बल्कि यूपीएससी के एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी के एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए हेल्पफुल है। या वो सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जिसमें आपके इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी में ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए, हम बात कर रहे थे प्राइमरी सेक्टर के बारे में, यानी प्राइमरी सेक्टर का मतलब ही है दोस्तों कि ऐसा सेक्टर जिसमें आप एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स के बारे में बात करते हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हो। इसमें और कौन कौन से सेक्टर आती हैं सर, आप पूछ सकते हो। तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर में आती हैं क्या क्या फील्ड आते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, एग्रीकल्चर आ गया आपका, दूसरा फिशरी आ गया आपका, तीसरा माइनिंग आ गया आपका, चौथा डेयरी रिलेटेड चीज़ें आ गई, पाँचवा इसमें पोल्ट्री रिलेटेड चीज़ें आ गई, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसको कहा जाता है, इसमें ये सभी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आप किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है दोस्तों, सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर से जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं उसका आप किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या किस तरीके से क्या मेथड का अप्लाई करके आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो दैट इज़ अंडर द सेकेंडरी सेक्टर, है ना। वो सब चीज़ें किस में आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। जैसे कि आपके पास कॉटन है, कॉटन आपके प्राइमरी सेक्टर में आता है और आप एग्रीकल्चर करके कॉटन प्रोड्यूस करके फिर आप उस कॉटन का यूटिलाइज करके आप उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ा कर दिए, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपने माइनिंग करा और वहाँ से पेट्रोलियम निकाला, पेट्रोलियम से पेट्रोल, कैरोसिन वगैरह भी आपने निकाल लिया, डीजल निकाल लिया, तो ये इंडस्ट्री में आप इसका यूटिलाइज करोगे, तो ये किस तरीके से हो गया यहाँ पे, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया दोस्तों। अब उसके बाद आता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को सीधा सीधा सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों। देखिए, जब हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि these activities by themselves do not produce a good, but they are in aid or a support for the production process।
मतलब ये डायरेक्ट गुड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन वो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो सर्विस देने वाला होता है, जो प्रोडक्शन कर रहा होता है, वो ज़रूर सर्विस दे रहा है अपना, तो वो टर्सरी सेक्टर में आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर और सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों इस पर डिपेंड करते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, एक फार्मर को फार्मिंग करनी है तो उसे ट्रैक्टर खरीदना होगा। ट्रैक्टर खरीदने वो ट्रैक्टर के शॉपकीपर के पास जाके खरीदेगा, तो ट्रैक्टर शॉपकीपर ने उसको सर्विस दी ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर लेके आएगा, ट्रैक्टर चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ड्राइवर ने उसको चला करके सर्विस दी। उसी तरीके से इंडस्ट्री सेक्टर में जितने लेबर्स काम कर रहे हैं वो लेबरिंग वर्क करके वहाँ पे अपना सर्विस दे रहे हैं, तो वो भी सेकेंडरी सेक्टर में आता है, वो भी टर्सरी सेक्टर में जाएगा। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो टर्सरी सेक्टर में जाएगा, और जो वहाँ इंडस्ट्री में काम हो रही है वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से सर्विस की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी आपको सर्विस दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो जाती है खुदा न खास्ता, और आप चले जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर भी आपको सर्विस दे रहा है। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल वाला भी सर्विस दे रहा है। आप बस के थ्रू जा रहे हैं, बस वाला सर्विस दे रहा है। ऑटो के थ्रू जा रहे हैं, ऑटो वाला। तो आप इसी तरीके से हर चीज़ के लिए सर्विस पर डिपेंड करते हैं। तो हमारे कंट्री में ऑब्वियस सी बात है सर्विस सेक्टर ही ज़्यादा चल रही है दोस्तों। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप शॉर्ट में जीडीपी के नाम से जानते हो। जीडीपी का मतलब ये होता है द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब आप जितना भी गुड्स और सर्विसेज जो है एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर अगर आप प्रोड्यूस करते हो किसी कंट्री के बॉर्डर के अंदर, तो वो उसके जीडीपी में काउंट होती है दोस्तों। उसे उसकी जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं? किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री के बॉर्डर के अंदर, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ एग्जांपल देते हैं इंडिया का है। जैसे मान लीजिए इंडिया है, ये इंडिया है मान लीजिए, तो इंडिया की जो बॉर्डर है इसके अंदर आप जितना भी गुड्स एंड प्रोड्यूस, जितना भी गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे या सर्विस प्रोड्यूस करोगे एक साल के अंदर, कितने के अंदर, 1 ईयर के टाइम के अंदर, वह इंडिया की जीडीपी में काउंट होगी दोस्तों। जीडीपी काउंट करना क्यों इम्पोर्टेंट है? जीडीपी काउंट करने से ये पता चलता है कि वो उस कंट्री की प्राइमरी सेक्टर में क्या वर्क हो रही है, उस कंट्री की सेकेंडरी सेक्टर में क्या वर्क हो रही है, उस कंट्री के टर्सरी सेक्टर में क्या वर्क हो रही है। अब यहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे कि सर यहाँ पे इसको सेक्टर में क्यों डिवाइड कर दिया गया? सेक्टर में इसलिए डिवाइड किया गया है ना दोस्तों, ताकि ये वर्किंग को पहचाना जा सके कि कौन सा फील्ड का वर्क कैसा है, कौन सा फील्ड का वर्क कैसा है। जैसे एग्रीकल्चर का काम किया, आप कौन सेक्टर में आ गए भाई? प्राइमरी सेक्टर में आ गए, तो कितना वहाँ से कंट्री को इनकम हो रही है, इसे पता चलना चाहिए ना भाई। तो इसलिए इसको सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए जीडीपी आपको समझ में आ गई होगी होपफुली। जीडीपी को काउंट कौन करके देता है भाई? किसी कंट्री की जीडीपी बतानी है, मतलब एक साल में कितना इनकम हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे कोई बता पाएगा? कौन काउंट करता है? तो इसका काउंटिंग होता है दोस्तों एनएसओ के थ्रू। पहले ये सीएसओ के थ्रू हो रही थी, अब ये एनएसओ के थ्रू हो रही है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं। सीएसओ था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पहले इसका वो हो रहा था, मतलब जीडीपी काउंट की जा रही थी कंट्री में। अभी ये एनएसओ के थ्रू की जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट आपका हेडिंग है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर्स, यानी टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ने की क्या वजह है। तो देखिए टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ने की वजह जाननी है आपको, तो आपको ये जाननी पड़ेगी दोस्तों कि टर्सरी सेक्टर में कौन कौन से फील्ड आते हैं, कौन कौन से काम होते हैं। तो देखिए बहुत सारी, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज, सच बहुत सारी कंट्री में बहुत सारी सर्विसेज चल रही हैं। आप देख सकते हैं जैसे हर एक कंट्री में हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ डिफेंस है, ट्रांसपोर्ट है, बैंक है, ये सभी चीज़ें हैं और ये कंट्री के लिए रिक्वायरमेंट भी है। तो ये सभी चीज़ें आती हैं टर्सरी सेक्टर में, तो इससे टर्सरी सेक्टर ज़्यादा वर्क कर रही है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। अगर किसी कंट्री में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में डेवलप हो रही है तो वहाँ पे उस कंट्री में सर्विसेज भी डेवलप हो रही है, क्योंकि उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ से जो भी इनकम हो रहा है उसको बैंक में जमा करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ हो रही है दोस्तों। फिर नेक्स्ट चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लैंड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। मतलब
अगर मान लीजिए किसी कंट्री के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रही है तो इसका मतलब उस कंट्री के ट्रांसपोर्टेशन में भी डेवलपमेंट हो रही है, उस कंट्री के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी डेवलपमेंट हो रही है। भाई आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया, इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, तो वहाँ पे आप उसको घर में तो नहीं रखोगे सजा के, आप क्या करोगे, उसको दूसरे देशों में भेजोगे, है कि नहीं। जैसे हमारे कंट्री से सल्फर जाता है दूसरे देशों में, 7 नंबर पे आता है हमारा कंट्री सल्फर के मामले पे, सल्फर प्रोडक्शन के मामले पे। तो इसी तरीके से हमारे कंट्री से कई सारे जैसे राइस है, वेट है, ये सब दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं। तो यहाँ आप जैसे हमारे कंट्री में इंपोर्ट पेट्रोल होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये सर्विस सेक्टर का ही वर्क है दोस्तों। सर्विस सेक्टर वाले क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, स्टोरेज कराने में हेल्प करते हैं, ट्रेडिंग कराने में हेल्प करते हैं। तो अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या, कि अगर लोगों की इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एज इनकम लेवल राइजेस सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए किसी कंट्री के लोगों की इनकम सडनली बढ़ गई, जैसे यूएस के लोगों की इनकम जो है वो बढ़ गई है, मान लो वो तो बढ़ी हुई ही है, आपको पता है। तो ऑलरेडी उनकी इनकम जो है ज़्यादा है इंडिया के रेस्पेक्ट में, और वो डेवलप कंट्री में इसीलिए आती है क्योंकि वहाँ पे पर कैपिटल इनकम यानी हर एक बंदे की जो इनकम है वो बहुत हाई है इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो वहाँ के लोग आए दिन जो है, जैसे उनकी वीकेंड पर टूरिज्म का प्लानिंग रहता है कि चलो कहीं से घूम के आ जाएं, पार्टी वार्टी कर लें, कुछ मस्ती कर लें या कुछ शॉपिंग कर लें। जो फीमेल्स होती हैं वहाँ की, इंडिया में भी जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करें, मतलब रिच फैमिली वाले जो हैं वो शॉपिंग करने चले जाते हैं। वहाँ के बच्चों को हर मंथ जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है, कभी डेंटिस्ट के पास ले जाया जाता है, कभी किसी और चीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। तो वहाँ पे ये रेगुलेशन में है। वहाँ के प्राइवेट स्कूल्स में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि जब उनकी सैलरी अच्छी बढ़ जाती है तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं दोस्तों। कब देखने को मिलती हैं, जैसे जैसे इनकम ग्रोथ करते जाता है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवर द पास्ट डेकेड्स और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कुछ सालों में आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा उछाल आया है। हमारे कंट्री की आईटी सेक्टर काफ़ी ग्रोथ कर चुकी है, पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है सर्विस देने के लिए ये हेल्पफुल है दोस्तों। अब इसी तरीके से हमारे ये आपके चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं? मोर पीपल एंगेज इन दैन द पीपल रिक्वायर्ड फॉर वर्क। जैसे कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है काम करने की, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे एंगेज हैं और वर्क कर रहे हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे एक फार्म है, मान लीजिए उस फार्म में काम करने के लिए 5 बंदों की ज़रूरत है, लेकिन उस जिसका फार्म है, उस फार्म में जिसका वो फार्म हाउस है उसमें जो है दोस्तों 7 लोग रहते हैं उसकी फैमिली पे। अब वो 7 के साथ यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो ये जो 2 बंदे हुए यहाँ पे, तो वो 2 बंदे क्या हुए दोस्तों? 2 बंदे यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए कि नहीं हुए? 2 बंदे यहाँ पे क्या हो गए? वो लोग एक्स्ट्रा हो गए। तो वो 2 बंदे क्या हो गए यहाँ पे? डिस्कस अनएम्प्लॉय हो गए। ना चाहते हुए भी वो अनएम्प्लॉय के अंदर में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे भी वो काम कर रहे थे, है ना दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे और कुछ चीज़ें समझ लीजिए, थोड़ी समझ में आएगी आपको कि पीपल डू लेस वर्क देन देयर एफिशिएंसी। लोग जो है उनकी एफिशिएंसी से कम काम करते हैं, जिसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, आपके बुक में दिया हुआ है नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अगर आप इसको शॉर्ट में देखें तो इसे नरेगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? नरेगा के नाम से। अब ये समझ लीजिए व्हाट इज द नरेगा। नरेगा में क्या होता है दोस्तों कि इसमें लोगों को 100 डेज का वर्किंग गारंटी गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है, जिसमें गवर्नमेंट के पॉलिसी के अंदर उनको काम करना होता है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अपने पॉलिसी को फेल कर जाती है, अपने ड्यूटी उनको पूरी नहीं दे पाती है, 100 डेज की ड्यूटी नहीं दे पाती, बावजूद इसके कि वो क्या करती है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जरूर देती है, मतलब उनको बेरोजगारी भत्ता देती है दोस्तों। समझ रहे हैं ना आप? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्क गिवन टू इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ लैंड। और उनको इस तरीके से काम दिया जाता है कि लैंड प्रोडक्शन वो कर सके, तो इस तरीके से उनको काम दिया जाता है। अब आपके बुक पे एक नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसे सेक्टर जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती हैं और गवर्नमेंट का उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। उस
सेक्टर में जो टर्म्स जो भी रहेगी वहाँ पे, पॉलिसी टर्म्स जो भी रहेगी काम करने की, वो सभी क्या रहेगी दोस्तों, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे रहती है। ऐसे नहीं कि आप गए वहाँ पे काम करने के लिए, मन लग रहा है तो आप छुट्टी मार लिए, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे काम करने आना है, एक फिक्स टाइम में रहेगा। जैसे मान लीजिए सुबह का 8 बजे से शाम के 6 बजे तक है, तो आपको वो टाइमिंग पे करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से टाइमिंग चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग है वहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है उस टॉपिक का, ऑर्गेनाइज सेक्टर का, कि फॉलोज वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस। वहाँ पे आपको बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बातें करने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आपको रूल्स और रेगुलेशन तो फॉलो करने पड़ेंगे। इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, और इसके काम करने की कुछ फॉर्मल प्रोसेस होते हैं दोस्तों, और कुछ प्रोसीजर होते हैं। उसके बेसिस पे आपको वहाँ पे काम करना होगा। ऐसे नहीं कि आप मनमाने तरीके से डिसीजन ले लें। जैसे हमारे कंट्री में कोर्ट है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से हिसाब से, जहाँ पे ऑर्गेनाइजली जज आते हैं, लॉयर्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे वहाँ पे डिसीजन दिया जाता है या डिस्कस किया जाता है। तो ये सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। उसी तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते, है ना। और ये स्मॉल छोटे यूनिट्स भी हो सकते हैं, या कुछ बड़े यूनिट्स हो सकते हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो इसको रन कराती हैं दोस्तों, है ना। और जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है ना के बराबर होता है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड, है ना। वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर जो होती है या प्राइवेट कंपनी जितनी भी होती है, वो अपने हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन को चेंज कर देती है टाइम के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर। वहाँ पे जॉब जो होती है, एम्प्लॉयमेंट जो होती है, एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर। जॉब जो होती है वहाँ के लोगों की सिक्योर नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अगर चाहेगी तो आप जब जॉब कर रहे हो 10 साल आपने काम कर लिया, उसके बाद आपको निकाल देगी। हो सकता है 2 साल में आपको निकाल दें। कोई जॉब गारंटी नहीं होती वहाँ पे, परमानेंट नहीं होती जॉब। इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं दोस्तों, है ना। सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप पूरे चैप्टर को पढ़ें, उससे ज़्यादा बेटर उपाय है कि आप इस लेक्चर को अटेंड करें। आसानी से आपको ये समझ में आएगा। पूरे चैप्टर का समरी है, आपको आसानी से समझ में आएगा। और जो भी क्वेश्चन आंसर हैं मैं हमारे जो एप्लीकेशन है उसके स्टडी मटेरियल वाले पोर्शन पे डाल दूंगा दोस्तों, जो कि आपको आपकी स्कूल के क्वेश्चन आंसर में भी हेल्पफुल होगा और आपके यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन आंसर में भी हेल्प करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है सो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।